खबर जैसलमेर से है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने बुधवार को राजशैस महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनर्संरचना की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजशैस महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप संसाधन, स्थायी संकाय की कमी और संविदा आधारित अध्यापन व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है। सत्र 2020-21 से 2024-25 तक कुल 374 नए महाविद्यालय घोषित किए गए हैं, जिनमें लगभग 260 में कोई स्थायी संकाय सदस्य नहीं है। महासंघ ने भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के तहत 5 वर्षों के फिक्स्ड पे संविदा नियुक्तियों को नीति विरोधी बताया और सोडानी समिति की सिफारिशों के लागू होने और सभी राजशैस महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालय में बदलने और संविदा भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग की है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मांगी गई तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो अधिकांश महाविद्यालयों में कोई स्थायी संकाय नहीं है। राज्य सरकार ने जो राजस्थान में संचालित राजशैस महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नियुक्तियां निकालने का जो भेजा है संभावित, तो उसके विपरीत हम यहाँ आज कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती होंगी उससे जो युवा है उनको रोजगार वो मारा जाएगा और जो कॉलेज नई शिक्षा नीति के तहत जो कॉलेज में बहुआयामी विकास होना चाहिए वो विकास उससे नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें गुणवत्ता में निरंतर गिराव आएगा। दूसरा, युवाओं को जो रोजगार है वो नहीं मिलेगा। नए शिक्षक साथी जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे युवा, उन सबके सपनों पर ये कुठाराघात होगा। क्या आपको लगता है जो बेरोजगार है उन्हें ये एक माध्यम मिल रहा है, रोजगार का एक साधन मिल रहा है? नहीं, ये पार्शियल रोजगार है ना, वो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही है। वो बच्चा है वहाँ पर भी नेट और PhD करके आ रहा है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए नहीं है। वो 3 या 4 महीने के लिए वहाँ पर रखेंगे तो उसका ना बच्चों से लगा होगा ना संस्था से लगा होगा। तो मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसको 28,000 रुपये मात्र मिलेंगे, तो वो भी उसके जो मिनिमम। चौथ बरवाड़ा उपखंड के शिवाड़ स्थित श्री घुमेश्वर द्वैतशवा ज्योतिर्लिंग शिवालय में 14 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। आयोजित की गई इस बैठक में ADM ने निर्देश दिए कि मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं मजबूत करें। बिजली विभाग को 24 घंटे बिजली आपूर्ति, अतिरिक्त ट्रांसफर और रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पेयजल, सफाई, अस्थायी शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा गया। सुरक्षा के तहत मेला परिसर में CCTV कैमरे, गोताखोर, अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक व्यवस्था भी की जाएगी। 18 और 19 तारीख को भी मेला रहेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम, चक्री, झूले वगैरह, राजस्थानी परंपराएं, राजस्थानी सामान, लोकल फॉर वोकल, और जो हमारा स्वदेशी का जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसको सिद्ध करने के लिए विकसित भारत के साथ साथ वहां पर ये सब नजारा देखने को मिलेगा। मैं आप सब लोगों को, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवासियों को इस भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग पर आमंत्रित करता हूँ। इस दौरान आप सब पधारे। वहां पर घुश्मेश्वर उद्यान की छटा देखने को ही बनती है और घुश्मेश्वर मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और शिव पुराण में जिसका वर्णन है, ये अत्यंत शोभायमान है। इसके पार्श्व में जो देवगिरी पर्वत और उत्तर में शिवालय सरोवर है, इनको पुष्ट करते हैं। साथ ही वासस्ती नदी इसके दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होती है, वो भी हमारी माँ वासस्ती जो है। अजमेर में वन विभाग ने लगभग 123 बीघा सरकारी वन भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है, जहां कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी खसरा नंबर के आधार पर अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों को प्लॉट और फार्म हाउस बेचे थे। इस अवैध कॉलोनी में राजस्थान पुलिस के 6 अधिकारियों के फार्म हाउस भी शामिल थे। मामला तब उजागर हुआ जब 2 प्लॉट खरीदारों के बीच सीमा विवाद हुआ और तहसील पर आपको बता दें कि
मामला ये पहुंच गया। जांच में पता चला कि खेती की जमीन भी बिना अनुमति अवैध उपयोग किया गया था। वन विभाग ने मौके पर जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए और निवास कर रहे कुछ लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए। अतिरिक्त वन अधिकारी चौधरी और तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व में जो शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर वन विभाग की भूमि, एडी की भूमि और खातेदारी भूमि पर जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ किया जा रहा है, उस संदर्भ में एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था और सीमा ज्ञान करवाया गया था सेटलमेंट के माध्यम से। उसमें वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण हुआ था और खातेदारी भूमि पर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जो है वो हमने डिटेक्ट किया था। तो उस संदर्भ में वन विभाग ने कार्रवाई करी है, जिसके तहत उन्होंने वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है और साथ ही जो हमारी खातेदारी भूमि पर जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ था उसके लिए 177 का प्रस्ताव वर्तमान में माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर आगामी कार्रवाई शीघ्र संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार सीधी जो एक ज्वाइंट सर्वे हुआ था जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और सेटलमेंट का ज्वाइंट सर्वे हुआ था। उसके अधीन हमको पता चला कि हमारा कुछ 2 खसरे हैं जो हमारे हैं, तो उनके पॉइंट्स मार्क किए गए। सर्वे के बाद में हमने एरिया का चिन्हीकरण किया, एरिया में डिमार्केशन किया। फिर उसके बाद में उस एरिया को कल हमने हमारे ज्यूरिसडिक्शन में लेने के लिए करीबन 5 जेसीबी के साथ और स्टाफ के साथ में हम गए मौके पे और वहाँ खाई खोद के करीबन 123 हेक्टेयर जो खाजपुरा के अंदर एरिया है जो अतिक्रमण में था, उसको हमने अतिक्रमण से मुक्त किया है और हमारे ज्यूरिसडिक्शन में लिया है। मैम, अभी भी उस भूमि पर कुछ मकान आदि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसको लेकर भी 3 दिन का नोटिस दिया है क्या? जी। तो ऐसे मकान जो पक्के हैं या जहाँ कोई रह रहा है तो वहाँ उनको हमने नोटिस दिया है, वो हमको जवाब देंगे क्योंकि ये एरिया हमारा ही है। तो उनको हम नोटिस दिया है कि आप टाइमली इसको खाली कर दें या फिर उनके पास कोई रिप्लाई हो इसके अकॉर्डिंग तो ले आए, तो उनकी आगे सुनवाई होगी और फिर मौका को जो है खाली कराया जाएगा। इस तरीके और भी कुछ मामले वन विभाग के पास लंबित हैं जिन पर कार्रवाई जल्दी की जाएगी, जो वन भूमि के पर लोग। अगली खबर अलवर से है, जहां अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौकीबास में परचूनी की दुकान करने वाले सुनील कुमार ने मासूम बच्ची को टॉफी चॉकलेट देने की बजाय विस्फोटक सामग्री बनी टॉफी दे दी। बच्ची के चबाने पर टॉफी फट गई और उसके जबड़े के चिथड़े उड़ गए। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दुकानदार ने जानबूझकर ये वस्तु उसे दी है। बच्ची का उपचार सानिया हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर जयंत धरेजा ने बताया कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है और ऐसी कोई वस्तु उनके जानकारी में नहीं है। तो जानबूझकर दी गई है विस्फोटक टॉफी, ऐसा परिजनों का आरोप है। मेरे लिए भी प्रथम घटना है कि बम मुंह में फट गया है। बम जलाते हुए फटता है, चेहरे पे जरूर होता है, लेकिन मुंह के अंदर फटना है प्रथम घटना है। अब जिस प्रकार की घटना है, तो दुकानदार से चॉकलेट मांगी थी तो उन्होंने चॉकलेट बम दिया उनको और उन्होंने जैसे ही मुंह में लिया वो मुंह में ब्लास्ट हो गया। तो अभी उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, 2-4 दिन देखेंगे वो उनको यहाँ पे। अभी विशु नाम की बेटी है जो 2.5 से 3 साल की है, उसके साथ में आहना थी जो उसकी बहन है, मौसी की लड़की जो 6 से 8 साल की वर्ष है उसकी। वो दुकान पे किराने की दुकान पे गई थी जिसका नाम है सुदिल उर्फ काला पुत्र नत्थो। ये चौकीबास की घटना है। तो उन्होंने चॉकलेट मांगी थी तो चॉकलेट बम करके उसको दे दिया। बच्ची छोटी थी तो उसने चबाया तो जैसा उसका पूरा जबड़ा फट गया, जिसकी हमने उसके बाद सानिया हॉस्पिटल में है एडमिट कराया है। उसके बाद हमने एफआईआर रामगढ़ थाना में। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। बजट को लेकर उन्होंने इसे ऐतिहासिक और भविष्य का बजट बताया। वहीं मोहन सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने को जायज ठहराते हुए कहा कि यदि ऋण गरीबों के कल्याण के लिए लिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी पर निशाना साधते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि अपने गुर्गों को पद देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसके साथ ही जीतू पटवारी के भारत अमेरिका ट्रेड डील वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया है कि राष्ट्र प्रथम है और उन्होंने भारत के मान सम्मान को और भी बढ़ाया है। विपक्ष में कोई भी पार्टी है तो उसका धर्म होना चाहिए कि वो सकारात्मक बात करे, सकारात्मक विरोध करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु बिना किसी तथ्य के, बिना किसी स्टडी के कोई बात करना
ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही है, उसी का परिणाम है कि हमें लगातार केंद्र सरकार की जो ऋण लेने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हमें जो सीमा अलाउड है, जिसकी हमें अनुमति है, हमने उससे कम। अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव में बकरी चुराने गई एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने महिला की गर्दन व पैर पर धारदार हथियार से वार कर चांदी के जेवरात भी लूट कर ले गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जस्टाना बाईपास हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही वारदात का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की है। 2016 को मृतका चंद्र कंवर के भाई पृथ्वीदान चारण रावत का गांव शिव निवासी ने पोगुन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी बहन चंद्र कंवर की शादी उजला निवासी सुरेंद्र सिंह के साथ में हुई थी। उसके शादी के बाद में ही सुरेंद्र सिंह व उसकी मां सीता कंवर व परिवारजन उसकी बहन चंद्र कंवर को तंग व दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। उसके बाद में उस चंद्र कंवर को दिनांक 20/6/2016 को केरोसिन से जला करके मार डाला था। उसी प्रकरण में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पोखरण की अदालत ने मुख्य फैसला सुनाया है, जिसके अंदर दोनों को सीता कंवर व सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास तथा 3-3 लाख रुपए के अर्थदंड से दोनों को दंडित किया। 20/6/2016 को मृतका चंद्र कंवर के भाई पृथ्वीदान चारण रावत। रामदेवरा में हाल ही में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। चोरों ने भील बस्ती, बेलदार बस्ती और खेतपाल थाना क्षेत्र के कई मकानों में ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली है। विशेष रूप से चुतरा राम के घर से 35 तोले चांदी के आभूषण, एक सोने का आभूषण और 30 से 35 हजार रुपए की चोरी की गई, जिससे परिवार की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। लगातार हो रही चोरी से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। तो रामदेवरा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रात हमारे घर पे चोरी, हमने सुबह उठ के देखा तो हमारा सामान बिखरा हुआ मिला। बाहर देखा तो सूटकेस और गली के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी। उसके अंदर 2 पायलों की जोड़ी और एक गला था जिसके अंदर 30 से 40 हजार रुपए रखे थे। पुलिस को सुबह उठे 6 बजे, हमारा अड्डा खुला होता, माँ देख के बाहर निकल जाएगी, सूटकेस पास बिगड़ तो कल बात चोरी होगी। मैं सीधा 5 पर 2 होते, ये सुधा बड़ा तो 35,000 रुपये तो। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अनशनकारी पर्यावरण प्रेमियों की तबीयत बिगड़ गई। बिश्नोई धर्मशाला में बनाया गया अस्थायी अस्पताल, 3 पुरुष और 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कल सुबह से बैठे हैं ये पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर। साधु संतों के साथ पर्यावरण प्रेमी ने नहीं किया अन्न जल ग्रहण। सोलर प्लांटों से कट रहे खेजड़ियों के विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। बूंदी के केशव राय पाटन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में डूब गई, जबकि चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। आपको बता दें कि और वो मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गई थी, जिससे वाहन असंतुलित होकर नहर में जा गिरा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और क्रेन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को नहर से बाहर निकाला गया।
केकड़ी से खबर है जहां संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने केकड़ी का दौरा कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय और जिला चिकित्सालय का गहन अवलोकन करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त राठौड़ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आमजन को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिला चिकित्सालय में उन्हें मदर लैब, आपातकालीन कक्ष और विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, साफ सफाई, दवा उपलब्धता और व्यवस्थाओं की भी उन्होंने इस दौरान सराहना की। केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। राज्य सरकार की सारी योजनाएं, सारी स्कीम का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है और जो उनके रूटीन के कार्य हैं सरकार के उन कार्यालयों के, उनकी समीक्षा की है, उनकी स्थिति की समीक्षा की है और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मैंने जो जिला चिकित्सालय है केकड़ी का, उसका भी निरीक्षण जस्ट किया है। यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई है, बड़ा अच्छे से यह हॉस्पिटल कार्य कर रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में OPD की ये संख्या बताई गई है। करीब 2500 डेली पेशेंट यहाँ आते हैं और उनका बड़ा अच्छे से उनकी व्यवस्था यहाँ संचालित है। रमाशय का भी वार्ड वो भी देखा है और जो टेक लैब है यहाँ पे उसका भी अभी निरीक्षण किया मैंने और PPP मॉडल। सीहोर के आस्था सिविल अस्पताल में आयुष्मान योजना के इंसेंटिव में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें स्टोर इंचार्ज पर आरोप है कि 2017-18 से 2023 तक डॉक्टरों और नर्सों के मिलने वाले इंसेंटिव में हेरफेर कर करीब 40 लाख रुपए अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। ये मामला डॉक्टरों की शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन पाए गए। जांच में तत्कालीन लेखपाल, आयुष्मान मित्र और कुछ अधिकारियों की भूमिका भी शामिल बताई जा रही है। बीएमओ आस्था डॉक्टर अमित माथुर की रिपोर्ट पर विभागीय जांच शुरू हो गई है और स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये आयुष्मान जो योजना है उसमें जो कर्मचारियों का इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें एक यहाँ पहले स्टोर इंचार्ज ने कुछ जिसको भी उनने जो भी इसको रन करते थे और किसी अलग अकाउंट में वो ना कि कर्मचारी के अकाउंट में ना जा करके और किसी अन्य अकाउंट में वो राशि गई है। और अभी क्योंकि पोर्टल काफ़ी लंबे समय से बंद था और अभी जब ओपन हुआ है तो मैंने इसको संज्ञान में लिया। मुझे शिकायत आई थी डॉक्टर AK जैन की कि उनको राशि नहीं मिली है और जब मैंने ये पाया कि उसमें ज़्यादा अकाउंट नंबर उनका जो गलत डला हुआ है, उसके आधार पर फिर इंक्वायरी करने का हमने कोशिश की और मैंने अपने जो मेकर हैं, जो हमारे अकाउंटेंट हैं, उनको आदेशित किया कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल करें कि इसमें क्या निकल